देखिए, आज की क्लास में सबसे पहला हमारा टारगेट है पाइथन की फ्लेवर्स। पाइथन के फ्लेवर का मतलब क्या है? पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हमने पाइथन के फीचर्स में सीखा कि पाइथन क्या है। पाइथन जितने भी हमारी लैंग्वेजेस है, हर एक लैंग्वेज से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के बनाया गया है। और पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो हम पाइथन का फ्लेवर यूज करते हैं वो कौन सा वाला फ्लेवर होता है? सी पाइथन, जो खुद पाइथन का सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, जो उसका ओपन सोर्स का खुद क्या है, जो उसको ऑर्गेनाइज करके चलता है, तो वो सी पाइथन है। बट अगर किसी भी डेवलपर को ऐसा लगता है कि जो भी पाइथन के वर्जन है वो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड कंफर्ट नहीं है, या उसका परफॉर्मेंस उस लैंग्वेज के कंपैरिजन में वीक है, तो उस पाइथन को वो अपनी लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग रीराइट कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पाइथन फ्लेवर्स और पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस। तो फिलहाल जितने भी पाइथन्स या जितने भी लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो वेल नॉन है, हर एक लैंग्वेज के लिए पाइथन का एक फ्लेवर अवेलेबल है। ठीक है, तो जो जो फ्लेवर्स हैं उनको अपन वन बाय वन करके पूरा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास देखो पाइथन है सेवरल फ्लेवर्स और इम्प्लीमेंटेशन दैट सर्व डिफरेंट यूज केस और इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको नीड है उसके हिसाब से आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट हम पाइथन का फ्लेवर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? सी पाइथन। सी पाइथन मतलब पाइथन का वो वाला इम्प्लीमेंटेशन जो सी में इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, so the standard and most widely used implementation of Python is CPython, and it is written in C and serves as a reference implementation for the language. मतलब पाइथन फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। अगर किसी को भी लगता है कि हम पाइथन को अपनी लैंग्वेज में रीराइट करना चाह रहे हैं तो उसे क्या चाहिए? कोई ना कोई रेफरेंस तो चाहिए ना। बिना रेफरेंस के कैसे वो लिखेगा? तो जो भी पाइथन के फाउंडर्स थे उन्होंने एक फ्लेवर लिख के दे दिया कि भैया हम ये पूरा फ्लेवर सी में लिख के दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझ लो। और आपको अगर कोई भी चेंज करना है तो जहां जहां हमने सी के बारे में लिखा है वैसा ही आप अपनी लैंग्वेज के बारे में लिख के उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सी पाइथन पाइथन का डिफॉल्ट फ्लेवर माना जाता है। ठीक है, और जनरल पर्पज पाइथन प्रोग्रामिंग मोस्ट पाइथन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स आर डिजाइन टू वर्क विद सी पाइथन। तो ज्यादातर जितनी भी बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज बनाई गई है वो सारी की सारी किसको सपोर्ट करती है? सिर्फ सी पाइथन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जैसा सी लिख दिया तो इसका मतलब पाइथन का सी वाला वर्जन हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है पीवाई पीवाई। तो पीवाई पीवाई क्या? ए फास्ट कंपेलियंट अल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन दैट यूजेस जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन टू इंप्रूव एग्जीक्यूशन स्पीड। ठीक है, अगर आपको अपने एग्जीक्यूशन का स्पीड बढ़ाना है तो एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम जो कंपाइलर यूज करते हैं उसे हम कहते हैं JIT। इवन इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन जावा, जस्ट इन टाइम डिबगर। तो JIT की मदद से आप उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सी पाइथन थोड़ा स्लो है परफॉर्मेंस वाइज। अगर आपको उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो उसमें क्या कर दिया हमने? उसमें JIT इंप्रूव कर दिया, और वहां से जो नया वर्जन मिला उसको हमने नाम बोला पीवाई पीवाई। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, तो सुटेबल फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस वेयर स्पीड इज एसेंशियल। जहां पे भी आपको लग रहा है कि हमारे लिए स्पीड जरूरी है वहां पे आपको पीवाई पीवाई को यूज करना है। ठीक है, तो इट कैन बी फास्टर देन सी पाइथन फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्कलोड्स। हर कहीं नहीं है, जहां आपको परफॉर्मेंस वाइज इश्यू आ रहा है बस वहीं पे पीवाई पीवाई यूज करना है। बाकी तो जितनी ज्यादा लाइब्रेरी सी पाइथन में अवेलेबल है उतना पीवाई पीवाई में नहीं है। वहां तो बस परफॉर्मेंस वाले इश्यूज को रिजोल्व किया गया। ठीक है, तो सी पाइथन और पीवाई पीवाई में परफॉर्मेंस वाइज फास्टर कौन? पीवाई पीवाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जे पाइथन। जैसे आपको समझ में भी आ रहा है, जे फॉर जावा। तो पाइथन इम्प्लीमेंटेशन इन जावा। अगर आप ये चाहते हो कि हम पाइथन के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो सिमिलर टू जावा हो या जावा जैसा फीचर आ जाए, तो उसके लिए जो पाइथन का फ्लेवर है उसको क्या बोला गया? जे पाइथन। ठीक है, इट रन्स ऑन द जावा वर्चुअल मशीन एंड अलाउज पाइथन कोड टू सीमलेसली इंटरेक्ट विद जावा कोड। तो अगर आप पाइथन कोड को जावा कोड के साथ में इंटरेक्ट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए जो यहाँ फ्लेवर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड जे पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेवर आपके पास आता है आयरन पाइथन। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन फॉर डॉटनेट फ्रेम। डॉटनेट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे किस में डिजाइंड है? डॉटनेट में, क्योंकि डॉटनेट ऑफिशियल लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट का। तो डॉटनेट के फ्रेमवर्क से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में करना है तो उसके लिए जो पाइथन का फ्लेवर होता है उसको अपन कहते हैं आयरन पाइथन।
ठीक है, और इट इज इंटीग्रेटेड क्लोजली विद द डॉटनेट लैंग्वेजेस सच एज सी शार्प एंड वीबी डॉट नेट। अरे डॉटनेट के दो ही तो लैंग्वेजेस होते हैं, आइदर डॉटनेट विद सी शार्प और डॉटनेट विद वीबी डॉट नेट। तो इन दोनों लैंग्वेजेस के सिंटैक्सेस को आप यहाँ पे पाइथन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आइडियल फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड पाइथन इंटीग्रेशन विद डॉटनेट टेक्नोलॉजीज। अरे ऑलरेडी डॉटनेट के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी बना हुआ है और उसमें हमें कोई भी पाइथन का एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास कहाँ से आया? अगर ये फ्लेवर नहीं होता तो हम पाइथन को डॉटनेट से सपोर्ट ही नहीं करवा सकते। तो फिर हमें डॉटनेट वालों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर प्लीज आप हमें एक एप्लीकेशन बना के दो जो पाइथन को सपोर्ट करें। तो डॉटनेट वाले क्या बोलेंगे, हम क्यों करें भाई, जब हमारे पास हमारा लैंग्वेज है तो हम पाइथन को क्यों सपोर्ट करवाएं, हम तो नहीं करने वाले। आपको कुछ करना है तो भैया आप ही डॉटनेट के लायक कुछ बना दो ना पाइथन में, हम तो नहीं करने वाले। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, जिसको रिजॉल्व करने के लिए पाइथन ने क्या बोला कि हम ही सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि काम हमारा है, नीड हमारी है, तो तुम वैसे के वैसे ढीठ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्लेवर जो चेंजेस करना होगा हम कर देंगे। इसलिए डॉटनेट से रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको पाइथन को सपोर्ट करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, आयरन पाइथन। नेक्स्ट आपके पास आता है माइक्रो पाइथन। ठीक है, तो लर्न एंड इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन डिजाइन फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स एंड कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट्स। तो आपको माइक्रो कंट्रोलर्स मतलब जो इंटरनल साइट्स की चिप्स होती हैं, जैसे समझने के लिए आप ये कह सकते हो असेंबली लाइक लैंग्वेजेस जो हैं, जो हार्डवेयर के इंटरनल इंप्लीमेंटेशन में काम आती है। तो कहीं पे भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए अगर कोई लैंग्वेजेस बन रहा है तो उन लैंग्वेजेस को भी पाइथन सपोर्ट करता है, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, माइक्रो पाइथन। ठीक है, तो टारगेटेड एंड एम्बेडेड सिस्टम्स एंड आईओटी डिवाइसेस, बेसिकली जितने भी आईओटी डिवाइसेस होती है वहां पे हमें बनाना ही पड़ता है। ठीक है, वेयर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर एज लिमिटेड। दिक्कत क्या है कि भैया हमारे पास में मेमोरी लिमिटेड है और प्रोसेसिंग भी लिमिटेड है, बट काम हमें बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा करना है, तो इन दैट पार्ट फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रो पाइथन को यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैकलेस पाइथन। तो स्टैकलेस पाइथन क्या है, ए लाइट वेट पाइथन फ्लेवर दैट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग ओवरहेड इन कंकरेंसी। तो ये किस पे फोकस करेगा, कंकरेंसी के ऊपर। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, पैरेललिज्म। आपको कुछ भी ऐसा करना है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, जस्ट लाइक द मल्टी थ्रेडिंग, लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर। ठीक है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट यहाँ पे स्टैकलेस पाइथन में डाला गया है। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स माइक्रो थ्रेड्स, जो आपका बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, दैट अवॉइड द टिपिकल पाइथन थ्रेडिंग लिमिटेशंस। अगर इंडिविजुअल, जैसा कि मल्टी थ्रेडिंग भी हम पढ़ेंगे, पाइथन का एक वन ऑफ द पॉपुलर फीचर है, बट डायरेक्ट अगर आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हो तो पाइथन में वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए इन्होंने अलग से फ्लेवर बना के दे दिया कि ठीक है, अब आपको जितना मैक्सिमम लेवल पे कंकरेंसी करना है यू कैन डू इट। ठीक है, और यूजफुल हाईली कंकरेंट एप्लीकेशन सच एज मैसिवली लाइक ऑनलाइन गेमिंग एंड सिमुलेशंस। अब आप ऑनलाइन गेमिंग कीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए, या फिर लाइव में जैसे आपने देखा होगा एक साथ फॉर एग्जांपल 2, 4, 5 करोड़ लोग एक साथ लाइव टीवी देख रहे हैं, या एक साथ बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो जहाँ पे भी कंकरेंसी आएगा उसको मैनेज करने के लिए बहुत हाई लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए होता है, और वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करवाता है, आपका स्टैकलेस पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है रस्ट पाइथन। तो पाइथन इंटरप्रेटर रिटन इन रस्ट। ठीक है, तो रस्ट भी अपने आप में एक लैंग्वेज ही है। तो रस्ट को सपोर्ट करवाने के लिए जो यहाँ पे फ्लेवर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं रस्ट पाइथन। ठीक है, फोकसिंग ऑन सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। अगर आपको सिक्योरिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज और भी बेटर बनाना है पाइथन को, तो उसके लिए रस्ट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काम आती है, तो उसी का फ्लेवर यहाँ बना के दे दिया। और इट्स स्टिल इन डेवलपमेंट बट इज नॉन फॉर इट्स मॉडर्न सेफ डिजाइन। ठीक है, अभी ये काम चल रहा है, थोड़ा बहुत ही हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है वो सेफ है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट दैट वांट टू लिवरेज रस्ट फीचर्स स्पेशली इन सिस्टम प्रोग्रामिंग और वेब असेंबली। तो जहां जहां पे भी रस्ट का कंट्रीब्यूशन है वहां पे आप रस्ट पाइथन को यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है BRY। ठीक है, ब्राइथन। तो पाइथन इंप्लीमेंटेशन फॉर द ब्राउजर।
अगर आप पाइथन को ब्राउजर को सपोर्ट करवाना चाह रहे हो, ब्राउजर के लिए सबसे ज्यादा समझने वाली लैंग्वेज कौन सा है, जस्ट लाइक द HTML। तो ब्राउजर को सपोर्ट करवाने के लिए जिन लैंग्वेजेस का यहाँ पे नीड होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी पाइथन के अंदर क्या है, फ्लेवर है, ठीक है। और वेयर पाइथन कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू जावास्क्रिप्ट। तो मतलब एक तरह से पाइथन का डायनेमिक सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्जन कौन है, JS। अरे स्टैटिक वर्क करना है तो उसके लिए तो आप HTML और CSS भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डायनेमिक वर्क करना है तो देन यू मस्ट यूज JS। तो JS का जो कोड है उसी को आप पाइथन में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, और उसके लिए ये फ्लेवर आपका यूज होता है। मेनली कहाँ काम आएगा, वेब डेवलपमेंट अलाउइंग पाइथन टू बी यूज्ड ऑन द क्लाइंट साइड इन द प्लेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट किस टाइप का लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड। तो जहां पे भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे पाइथन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन के वेल नोन फ्लेवर्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। हमें अगर फिलहाल यूज करना है तो हमारे लिए सबसे पॉपुलर कौन सा होगा, जो फ्रीली हमें मिलेगा वो सी पाइथन, क्योंकि जितना भी हमारा नीड है फिलहाल वो पाइथन को सीखना है। और पाइथन को बनाने के लिए जिन लैंग्वेजेस का यूज किया गया है उसमें कौन सा लैंग्वेज था, C एंड ABC लैंग्वेज। तो हमारे लिए डिफॉल्ट फ्लेवर कौन, सी पाइथन, और हमें उसी पे ही काम करना है। बहुत इंटरनल जाके डेप्थ के अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज के डेवलपर हो और उस लैंग्वेज से पाइथन में आना चाह रहे हो तो जाके आपको अदर फ्लेवर्स का नीड पड़ने वाला है, एल्स हमें उसका नीड नहीं, ठीक है। तो दीज आर द फ्लेवर्स ऑफ द पाइथन। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसका इनपुट आउटपुट फंक्शन। जब तक आप किसी भी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट नहीं सीख जाते तब तक उस लैंग्वेज में आप कुछ भी प्रिंट ही नहीं करवा सकते। कुछ भी एक सिंपल कोड भी बनाओगे तो उसका आउटपुट तो देखना चाहोगे, कहाँ देखना चाहोगे, कंसोल स्क्रीन के ऊपर। अरे ये जो आपका स्क्रीन है, जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसोल स्क्रीन या GUI बेसिकली। तो कंसोल स्क्रीन पे आपने आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के तो कई तरीके हैं, आपने अपने आउटपुट को फाइल में लिख दिया, हाँ तो फाइल में जाके देख लो। आउटपुट तो आप बहुत जगह देख सकते हो, बट बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे पहले अगर हमें कहीं आउटपुट देखना है तो हमारी स्क्रीन पे देखना, ठीक है। तो आप आउटपुट से रिलेटेड अगर पाइथन में यूज करना चाह रहे हो फंक्शन, तो उसके लिए हम यहाँ जो फंक्शन यूज करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रिंट फंक्शन। तो आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में पहले सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे आपने प्रिंट फंक्शन को अच्छे से सीख लिया, फिर हम प्रिंट फंक्शन को यूज करके आगे जितने भी हमारी फंडामेंटल थॉट्स हैं वो सारी की सारी डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर अगर आप प्रिंट फंक्शन को यूज करते हो तो ये उसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है प्रिंट। और ये सिंटेक्स किसका है, पाइथन 3 का, क्योंकि फिलहाल हम पाइथन 3 यूज कर रहे हैं, ठीक है। पाइथन 2 ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, मार्केट से आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको हमें यूज नहीं करना, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट, और फंक्शन के अंदर क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स। तो प्रिंट फंक्शन में जो जो आर्गुमेंट्स आते हैं ये आते हैं, जरूरी नहीं है आपको लिखना है, आपको जो लिखना है आप उस पर फोकस करना, बट एक बार आपको सिंटेक्स पूरा समझ आना चाहिए। तो जो भी प्रिंट का सिंटेक्स होता है सबसे पहले क्या आता है, फिर एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए पाइथन की एक अच्छी बात क्या है, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ कुछ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी आपको चाहिए वो ऑब्जेक्ट का मतलब है। आपको कोई वेरिएबल लेना है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, आपको एक इमेज एक्सेस करना है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई वीडियो या ऑडियो प्ले करवाना है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे लिए क्या है, भैया जिस भी चीज को आप एज ए आउटपुट चाहते हो लिख दो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सेपरेटर। अब जब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो क्या एक ही लिखोगे, नहीं, हम तो मल्टीपल लिख सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लिखना है तो उसका सेपरेटर क्या रखोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो पाइथन का होता है स्पेस। मतलब अभी हम इसको सीखेंगे वन बाय वन बिल्कुल तरीके से। अगर आपने प्रिंट फंक्शन को सीख लिया तो फिर धीरे धीरे बाकी की चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी आप एज ए आउटपुट चाहते हो
वो किसी टाइप का वैल्यू हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कुछ भी, व्हाटएवर, ठीक है। फिर कितने ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप दो नंबर को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है, तो 2,3, 3 चाहते हो तो 2,3,4 समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब ये प्रिंट होंगे स्क्रीन के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट कैसे सेपरेट होंगे, तो वो उनका जो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है पाइथन में, वो स्पेस होता है। आप चाहो तो इस सेपरेटर को बदल सकते हो, ठीक है, जो भी मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल करके समझाऊंगा, पहले फोकस करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लिखना मस्ट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। आप लिखो तो ठीक, नहीं तो डिफॉल्ट वो ऑलरेडी लिखे गए हैं डिफॉल्ट में। जैसे आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाकी आप कुछ मत लिखो, तो सेपरेटर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट में होगा ना, वो अपने आप लग जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सेपरेटर के बाद में तीसरा आपका होता है एंड। एंड का मतलब सिंपल से क्या समझ में आया कि भैया पहले वाला जब प्रिंट हो जाए तो जब जब अगले वाला प्रिंट करोगे तो वो कहां से आएगा। आपने एक प्रिंट लिखा, फिर आप अगला फिर से प्रिंट लिख रहे हो, फिर उससे अगला प्रिंट लिख रहे हो, तो एक प्रिंट ने अपना काम किया, वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो जब आप अगला प्रिंट लिखोगे तो इसके आगे से चाहिए या नीचे से चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। पाइथन क्या कहता है, भैया आपने कुछ भी प्रिंट करवाया, अगला प्रिंट अगली लाइन से ही आएगा, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो जो एंड टर्मिनेटर होता है वो स्लैश एन होता है, और वी नॉट द मीनिंग ऑफ द स्लैश एन, न्यू लाइन। तो एक प्रिंट के बाद में जो भी अगला प्रिंट आएगा वो कैसे आएगा, न्यू लाइन में आएगा। इसीलिए अगर आप उसको एंड करोगे तो हमेशा न्यू लाइन से एंड होता है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइल। फाइल का मतलब सिंपल से हमारे लिए क्या हुआ कि ये जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को आप कहां दिखाना चाह रहे हो, आप कहां दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि वो आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए आपको, तो स्क्रीन पे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, sys.std आउट, तो स्टैंडर्ड आउटपुट। तो सिस्टम का जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है कंसोल का, उसके लिए जो हमारा फाइल है वो होता है sys.std आउट, ये बाय डिफॉल्ट है। मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ आएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप, हो सकता है आप किसी टेक्स्ट फाइल में सेव कर दो, चाहो तो आप किसी एक्सेल फाइल में सेव कर दो, इट इज अप टू यू। तो आप फाइल चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फ्लश। तो फ्लश का मतलब क्या होता है, जो भी बफर के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, सारा का सारा डेटा कहाँ से निकलता है, मेमोरी से, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि भैया जो भी मेमोरी में डेटा है, या तो पहले वो एग्जीक्यूट हो जाए, और जब मेमोरी खाली हो जाए, जब हमें जगह मिले तब हमारा प्रिंट हो जाए, या फिर आज आप चाहते हो कि नहीं, अभी की अभी आउटपुट चाहिए, हमें उस डेटा से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको फ्लश यूज करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फ्लश रहता है वो फॉल्स होता है। इसका मतलब है आपका आउटपुट जो आएगा वो हो सकता है थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि मेमोरी में कुछ डेटा हो सकता है, आपके बफर में कुछ डेटा हो सकता है, वो फ्लश नहीं हुआ। फ्लश का मतलब क्या होता है, क्लियर, एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि हमें उसे साफ करना है। तो आपने क्या बोला कि फ्लश को फॉल्स रहने दो, मतलब हमें जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी देर बाद भी आएगा तो चलेगा। बट आपने बोला कि नहीं, इमीडिएट आउटपुट चाहिए, अभी की अभी आउटपुट चाहिए, देन यू कैन सेट फ्लश एज द ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट कितनी चीजें समझ में आई, पहला ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा हमारा सेपरेटर होगा, तीसरा आपका टर्मिनेशन कैसे होगा वो होगा, चौथा आपका फाइल, और पांचवा आपका फ्लश, ठीक है। अब इन पांचों को वन बाय वन, जिसमें से अभी ऑब्जेक्ट, सेपरेटर और एंड और आपका फ्लश, या बेसिकली तीन तो अभी आपको समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अभी हमारे हाथ में है, सेपरेटर हम डिसाइड कर सकते हैं, और एंड हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इन तीन चीजों को भी हमें बिगिनर समझना है। उसके बाद में दी जाए सब एडवांस टास्क, अगर आपको फ्लश का नीड है या फाइल आप चेंज करवाना चाह रहे हो तो एट सम लेटर पार्ट आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। बट कितने आर्गुमेंट होते हैं प्रिंट फंक्शन में, तो 5, ये अब आपके दिमाग में चलने चाहिए, जिसमें मैंडेटरी कौन सा है, इससे पहले ऑब्जेक्ट्स आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके अलावा जो बाकी के आर्गुमेंट्स है इट इज अप टू यू, आप लिखो तो ठीक, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ लिखा हुआ है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ा गया। देखिए ऑब्जेक्ट्स को खाली छोड़ा गया है क्योंकि ये आपके हाथ में है, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ सेट है। सेपरेटर में क्या लिखा हुआ है, स्पेस, एंड में क्या लिखा हुआ है, न्यू लाइन, फाइल में क्या लिखा हुआ है, sys.std आउट, और फ्लश में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, ठीक है। अब वन बाय वन इन सबको मैं समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए होता क्या, ठीक है। तो चल
तो जो अभी अभी हमने प्रिंट फंक्शन को सीखा, क्या सीखा कि सबसे पहले प्रिंट आएगा और प्रिंट में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, आपके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट क्या चाहते हो। आपने कोई मैसेज लिखना है, मान लीजिए आपने मैसेज में लिखा सी देन कॉमा, आपने लिखा सी प्लस प्लस देन कॉमा, और आपने लिखा मान लीजिए पाइथन फॉर एग्जांपल, तो आपका पाइथन। तो आपने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट दिए, 3 ऑब्जेक्ट, एक सी है, एक सी प्लस प्लस है और एक पाइथन, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई नंबर चाहते हो तो यू कैन डू इट एनी नंबर लाइक 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट दे दिए, 4 ऑब्जेक्ट। अब आप इनको समझना चाह रहे हो तो यू कैन डू इट इजीली। डी में आपका पाइथन वाला फाइल है, तो हमने सीधा का सीधा, अब जो हमारा फाइल है पाइथन है तो py, और फाइल का नाम आपने रख रखा है hello.py, ठीक है। अब इसको आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे, देखो आपके आउटपुट में क्या आ रहा है, सी सी प्लस प्लस पाइथन और 20। तो आपके चारों के चारों ऑब्जेक्ट हैं, बट इन चारों ही ऑब्जेक्ट में समझने वाली बात क्या है, सेपरेटर क्या है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लिखोगे तो उनके बीच में हमने कोई सेपरेटर डाला क्या, नहीं। तो सेपरेटर क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका सेपरेटर होता ही स्पेस है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कभी भी अगर आपको लिखना है तो कॉमा से सेपरेट करो और लिख दो। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपका पहला आर्गुमेंट, जो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट्स बोल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम सिंपल से क्या बोल रहे हैं, दिस मीन्स वी कैन पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जो कोई वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। कैसे सेपरेट करोगे, कॉमा से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है सेम, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप जो लिखना है वो लिखो, कॉमा से सेपरेट करो। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को लगा रहे हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट सेपरेटर हमें समझ में आ ही गया, स्पेस है। अब आप चाहते हो कि नहीं हम तो हमारा सेपरेटर लगाना चाहते, तो आप यहाँ से उस सेपरेटर को बदल सकते हो। तो सेपरेटर के लिए सिंपल सा क्या है, एससीपी, सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सेपरेटर यूज करना चाह रहे हो तो एससीपी इक्वल टू जो आपको सेपरेटर लगाना है, ठीक है। जैसे देखो आपने यहाँ पे बोल दिया कि हमें जो सेपरेट करना है वो कॉमा से सेपरेट करना है, हम नहीं चाहते स्पेस से सेपरेट करना, तो ओके, तो आप एससीपी इक्वल टू कॉमा लगा दीजिए। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहां से अब जो आपका सेपरेटर स्पेस था वो हट चुका और आपका सेपरेटर क्या आ चुका है। तो अब आप अपना सेपरेटर खुद डिसाइड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। इट इज एवरी डिलिमिटर व्हाटएवर यू थिंक, जो भी सिंबल आपको लग रहा है आपको लगाना चाहिए आप लगा दीजिए, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट में जिंदगी चली रही है हमारी, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के दोनों यहाँ तक क्लियर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सेपरेटर क्या होता है। अब हमारे पास आता है एंड। तो देखो एंड को अगर अपन देखते हैं तो उसको समझने के लिए आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक और लाइन लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपने कितने प्रिंट लिख दिए, 2। तो अब इन दोनों प्रिंट का जब आप आउटपुट देखोगे, सेकंड, तो देखो ये पहली वाली लाइन है और जैसे ही मैंने दूसरा प्रिंट लिखा वो कहाँ चला गया, दूसरी लाइन पे। ऐसा क्यों, हमने तो लगाया ही नहीं। अरे सी और सी प्लस प्लस में हम क्या समझते हैं, सी और सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी आउटपुट नई लाइन में लेके आना है तो हमें स्लेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप स्लेशन नहीं लगाते हो तो उसे एक ही लाइन में ट्रीट करते हैं। पाइथन क्या बोलते हैं, पाइथन को ऐसा लगा कि यार यूजर की नीड जब प्रिंट करवाना ही होगा, पाइथन को ऐसा लगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने का परमिशन तो दे दिया उसने, तो उनका बाय डिफॉल्ट एजम्पशन क्या था कि उसको एक ही लाइन में अगर कुछ प्रिंट करवाना होगा हाँ तो कोमा से सेपरेट करके लिख देगा। लेकिन अगर उसने दूसरा प्रिंट लिखा है इसका मतलब फिर वो उस आउटपुट को अगली लाइन से लिखना चाह रहा होगा। तो दैट इज द बाय डिफॉल्ट एजम्पशन इन पाइथन। इसीलिए जो इसका एंड रखा गया वो क्या रख दिया गया, स्लेशन। इसलिए आप देखो पहला वाला प्रिंट आया, उसके बाद जैसे ही आपने दूसरी वाली लाइन को देखा ऑटोमेटिकली क्या आ गया, यहाँ पे न्यू लाइन आ गया।
अब आप चाहते हो कि हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए, हाँ ठीक है मत लो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चाहते हो कि नहीं हमें हमारे तरीके से इसको समझना है, तो आप एंड पे जाओ और एंड पे जो आपको लिखना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको लिख दिया फॉर एग्जाम्पल सेमी एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो देखना ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेपरेटर क्या आ गया, तो बाय डिफॉल्ट अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है, लेकिन उसी लाइन से कंटिन्यू है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका एंड हमने डिफाइन किया है कि जब भी वो एंड होगा किससे होगा, एक्सक्लेमेटरी से होगा। अब ये एंड आपके हाथ में है, इस एंड को जो भी आप लिखना चाहो हो सकता है आप यहाँ पे स्पेस लगा दो, ये लो। तो देखो ये आपका फर्स्ट लाइन आ गया और यहाँ कॉमा नहीं आया क्योंकि ये नेक्स्ट प्रिंट है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रिंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने तीसरा लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिख दिया एवरीथिंग इज ओके। अब इसको जब आप कंपाइल करोगे तो देखो, तो यहाँ पे देखो अब फिर से अगली लाइन में आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि हर एक प्रिंट का अपना एंड होता है। तो आपने पहली वाली इस लाइन में यहाँ तो आपने बता दिया कि इसका एंड क्या है, स्पेस है, तो जो भी अगला लाइन ये वाला लाइन आ रहा था ये इसके आगे से आ गया, जैसा कि हमें आउटपुट में भी दिख रहा है। ये पहला वाला लाइन है, फिर यहाँ से हमारा दूसरा वाला लाइन आ गया। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा प्रिंट लिखा ये वाला, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ लिखा हमने नहीं, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। इसका मतलब फिर से बाय डिफॉल्ट एंड क्या हो गया, फिर से न्यू लाइन। तो हर एक प्रिंट का अपना क्या होता है, न्यू लाइन होता है। अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट विद एंड, ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है तो यू कैन चेंज इट विद एससीपी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो अभी आपको समझ आनी चाहिए, जो हमें जरूरी थी। अब हम प्रिंट करेंगे तो अब अगर हम मल्टीपल प्रिंट्स लिखेंगे और आउटपुट उसका मल्टीपल लाइंस में आ रहा है तो वी आर नॉट सॉल्व्ड। फिर हमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये आउटपुट अगली लाइन में क्यों चला गया, हमने तो सिलेक्शन लगाया ही नहीं। तो सिलेक्शन कौन लगा रहा है, प्रिंट खुद लगा रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सेपरेटर से क्या समझ में आ गया, दिस आर्गुमेंट इज ऑप्शनल and specifies what to print between the objects and by default it is space, ठीक है। और we can change this to any string such as comma, dash, even a specifies character, तो किसी से भी आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड एंड जो हमने समझ लिया कि दिस आर्गुमेंट कंट्रोल्स व्हाट गेट्स प्रिंटेड आफ्टर द लास्ट ऑब्जेक्ट, यानी जब आपने प्रिंट किया तो प्रिंट का जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट करवाया उसके बाद क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो हमने बोल दिया कि बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो न्यू लाइन, कि जैसे ही पहले वाले प्रिंट का लास्ट प्रिंट हो गया तो अगला वाला कहाँ चला जाएगा, न्यू लाइन में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। और विच मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर आउटपुट, और इफ यू वांट टू स्टे ऑन द सेम लाइन और ऐड सम कस्टम टेक्स्ट आफ्टर प्रिंटिंग वी कैन चेंज इट विद द एंड वैल्यू। तो आप कुछ भी चेंज करना चाहो, आपने हेलो लिखा, एंड में आपने मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दिया, तो अभी दोनों आउटपुट कैसे आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। फाइल में अभी इतना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि फिलहाल हम आउटपुट कहाँ चाह रहे हैं, फ्लैश स्क्रीन के ऊपर, मतलब हमारा कंसोल के ऊपर, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दो, वो हमारे लिए बहुत है। तो फाइल आर्गुमेंट स्पेसिफाई वेयर टू आउटपुट शुड गो, बाय डिफॉल्ट इट इज sys.stdout जो आपका कंसोल स्क्रीन है विच सेंड्स द आउटपुट टू द कंसोल, ठीक है। और इफ यू कैन रीडायरेक्ट द आउटपुट टू द फाइल बाय पासिंग ए फाइल ऑब्जेक्ट टू दिस पैरामीटर, तो हो सकता है कोई अलग से कोई फाइल बनाओ, तो जब भी आप पाइथन में फाइल पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा फाइल कैसे स्टोर होता है, फाइल कैसे रीड होता है, तो यही आउटपुट फिर दिखेगा नहीं आपको, फिर सीधा फाइल में चला जाएगा, और जैसे आप उस फाइल को ओपन करोगे तब आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। ये फ्लैश है, तो दिस इज बेसिकली द बूलियन आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू दैट डिटरमाइन वेदर द आउटपुट इज फ्लश्ड। फ्लश का मतलब है इमीडिएटली रिटर्न टू द टर्मिनल, मतलब उसमें कुछ भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उसे अभी की अभी प्रिंट करवाना है, तो आप उसे ट्रू कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता ही है, ठीक।
तो आप यहाँ पे इसको ट्रू सेट करके इमीडिएटली, जैसे अभी अगर आप इसमें लिखोगे भी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस इक्वल टू 2, तो ये आउटपुट जो आया है ये प्रीवियस वाले आउटपुट से थोड़ा फास्ट है, जो अभी आपको इसलिए रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि आउटपुट बहुत छोटा है। बट यही आउटपुट अगर बहुत बड़ा होता तो उसके रिजल्ट के आने का फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते थे। फिलहाल आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, जो आपके समझ में आए वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब भी हम प्रिंट को यूज करेंगे उसके 5 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा पैरामीटर हमारे पास होगा उसका सेपरेटर। सेपरेटर किससे लिखोगे, एससीपी से। तीसरा आपका क्या होगा, एंड, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैश एन होता है। चौथा आपका फाइल होता है, जो बाय डिफॉल्ट sys.std आउट है उसको रहने दो। अगर आप उसको बदल के कहीं और लेके जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पहले फाइल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जब सीख लोगे तो फाइल में स्टोर कर देना। और पांचवा आपका फ्लश, कि बफर में जो भी डेटा है या तो आप उसे क्लियर करना चाह रहे हो या जहां है वहीं की वहीं लिखना चाह रहे हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। इसमें से हमारे लिए पहला वाला जरूरी है, ऑब्जेक्ट। फिलहाल हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके अलावा आपको न्यू लाइन चाहिए नहीं चाहिए, सेपरेटर चाहिए नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो स्टार्टिंग के 3 आप अच्छे से याद रखना और उनका सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो भी हमारा प्रिंट फंक्शन होता है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। देखो अब यहां से नेक्स्ट जो हमारा आता है, हमने प्रिंट को सबसे पहले क्यों सीखा, ताकि जितने भी हमारे टोकन्स हैं उनको हम अच्छे से सीख पाए विद लाइव प्रैक्टिकल। और लाइव प्रैक्टिकल में जो भी मैं आपको रूल समझाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं है तो प्रिंट तो करना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रिंट समझाना जरूरी था, ठीक है। ये सिर्फ आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट फंक्शन होता है, जब नीड होगा उस वक्त उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इनपुट का नीड नहीं है हमें, ठीक है। तो चलो, तो अगला जो हमारा सबसे छोटा सा पार्ट है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जितने भी हमारे टोकन्स हैं, जो किसी भी लैंग्वेज का सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टोकन, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एनी लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन। तो टोकन में सबसे पहला जो टोकन हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिजर्व्ड की। तो रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा कीवर्ड जिसके पीछे एक डेफिनेशन चलता है, जिसके पीछे एक डेफिनेशन चलता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप अपना नाम मुख्यमंत्री रख लो, चीफ मिनिस्टर रख लो, आप रख लोगे क्या, आप नहीं रख सकते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या होता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आप वो आपको नाम रखना है तो पहले जान तो लो होता क्या है, तो जैसे आप जानोगे तो आपका मन वैसे ही नहीं करेगा रखने का, समझ रहे हो। तो रिजर्व्ड कीवर्ड मींस कोई भी एक ऐसा कीवर्ड जिसके पीछे पूरा डेफिनेशन है, पूरा का पूरा सिग्नेचर इंक्लूड होता है, और जब भी उस कीवर्ड को आप यूज करोगे जो भी उसका मीनिंग है वो कॉल होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिजर्व्ड कीवर्ड। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वहां पे कुछ ना कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड को रखना जरूरी होता है, ताकि क्या बनाया जा सके, ताकि उस लैंग्वेज के सेट को बनाया जा सके। अरे आप सिंपल से ऐसे समझो, आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 छोटे 26 बड़े, या फिर चलो हम वैसे बोले तो 26 अल्फाबेट होते हैं। तो जो भी 26 अल्फाबेट होते हैं, ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉय, उसमें ए का शेप डिसाइडेड है कि वो ऐसे ही लिखा जाएगा, बी का शेप डिसाइडेड है वो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक आप उनको सीखोगे नहीं फिर उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका होता है, उनके कीवर्ड्स का। मतलब अब हम उन कीवर्ड्स को यूज कर करके क्या कर सकते हैं, उन लैंग्वेज में पावर डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो पावर अगर आपको लैंग्वेज में डालना है देन यू मस्ट यूज द कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर व्हाट, द रिजर्व्ड वर्ड्स by Python do define the syntax of a program basically, ठीक है। और in Python as per the new version, देखो क्या होता है, कीवर्ड्स कभी भी फिक्स नहीं होते। जैसे C++ या इवन जावा में अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर C में फॉर एग्जांपल 32 रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको C आता ही नहीं है। मतलब फिर आपने C का एक स्टैंडर्ड वर्जन होता है NCC का, जो कभी 1980s में बना होगा, बस आपने उसके बाद वाले वर्जन को कभी पढ़ा ही नहीं। आप एक अपडेशन आया और आपने उसी अपडेशन को पढ़ा तो आपने याद कर लिया कि इतने कीवर्ड होते हैं,
क्यों भाई, उस लैंग्वेज में और अपडेशन नहीं हुए होंगे या और नई रिक्वायरमेंट नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। तो अगर कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट आई होगी तो पक्का उसके लिए कोई ना कोई डेफिनेशन रिजर्व की गई होगी। इसलिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम ये नहीं कहते कि रिजर्व्ड कीवर्ड फिक्स होते। अगर फिक्स कर दिए गए हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर ये मान के किया गया है कि भैया हमें आगे कुछ नया बनाना ही नहीं है, इन्हीं से हम सब कुछ करना चाह रहे हैं। बट पाइथन कैसा है, इजी टू अपग्रेडेबल है, रोज नए 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 अपडेशंस होते रहते हैं, तो उन अपडेशंस के साथ में कुछ ना कुछ नए कीवर्ड जोड़ दिए जाते हैं। फिलहाल अगर हम देखें जो करंट वर्जन है हमारा पाइथन का 3 पॉइंट्स जो भी वर्जन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 35 रिजर्व कीवर्ड, 30 प्लस से स्टार्ट हुआ था, 32, 33, 34, 35 तक रिजर्व कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो फिलहाल अगर आप पाइथन के न्यू वर्जन्स की बात करोगे तो उसमें 35 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब पाइथन में एक अच्छी बात क्या है, उन सारे कीवर्ड्स को आपको देख सकते हो। तो मैं सारे के सारे कीवर्ड्स आपको दिखाता हूँ, पूरे 35 के 35 है ना। तो देखो पाइथन में अगर आपको सारे के सारे कीवर्ड ढूंढने हैं खुद, तो पाइथन में अपने आप में एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है, कीवर्ड। ठीक है, और इस कीवर्ड पैकेज को आप इंपोर्ट करो और यहां से सीधा आप प्रिंट करवा दो जो आपको प्रिंट करवाना है। तो यहां पे हम सीधा प्रिंट करवाएंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ठीक है, अब यहां से आप चेक करो, देखो तो दीज आर योर कीवर्ड्स। तो आप इनको काउंट करोगे तो काउंट इट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5। तो करंट में जो लेटेस्ट वाला वर्जन उसमें टोटल कितने रिजर्व कीवर्ड्स हैं? 35। दीज आर योर कीवर्ड्स। ठीक है, अब जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप इन कीवर्ड्स को देखोगे तो इन कीवर्ड्स में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, ना ही हमने कोई डिजिट यूज किया, ना ही कोई स्पेशल सिंबल यूज किया। ठीक है, तो 35 आपके रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर कंटेन करके बनते हैं। और इन 35 में से सिर्फ ये 3 कीवर्ड फॉल्स, ट्रू एंड नन, ये 3 ही कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होते हैं। बाकी 32 के 32 कीवर्ड जो बच गए वो सारे के सारे कैसे हैं? स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड्स पढ़ने का मतलब आप पाइथन सीख रहे हो, तो जैसे जैसे आप पाइथन सीखोगे वैसे वैसे इन कीवर्ड्स का आपको नॉलेज होता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल मीनिंग। तो यहाँ पे सिंपल से हम पाइथन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे कि ये जो 35 कीवर्ड्स हैं उसमें से 3 कीवर्ड फॉल्स, ट्रू एंड नन विद बिगिन विद द कैपिटल लेटर, और बाकी जो भी 32 हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो। ठीक है, और कीवर्ड्स में चेंज फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे लिए पाइथन में कोई नहीं पूछने वाला पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं। अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? 30 प्लस होते हैं। जो पहले वर्जन से लेके आज तक चलता आ रहा है हम उसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कितने कीवर्ड होते हैं? सिर्फ 30 से ज्यादा होते हैं। कितने? तो आप बताओ कौन से वर्जन की बात कर रहे हो। तो ये वर्जन टू वर्जन वेरी होते रहते हैं। ठीक है, और इट इज सिंपल प्रोग्राम जो मैंने आपके नोट्स में ऐड कर ही दिया कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो सारे के सारे कीवर्ड्स को, यू कैन डू इट। ठीक है, तो इंपोर्ट ये कीवर्ड आपका बेसिकली यहाँ का पैकेज है और सीधे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट प्रिंट करवा दो, तो जितने भी कीवर्ड है वो सारे के सारे आपके प्रिंट हो जाए। तो यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हो कि कितने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पाइथन के लिए जो सबसे पहला टोकन है वो रिजर्व कीवर्ड, और रिजर्व कीवर्ड से अभी हमें क्या समझ में आया कि 35 कीवर्ड्स होते हैं, सब में कैरेक्टर होते हैं, पर 3 ट्रू, फॉल्स एंड नन, ये तीनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी अब ये क्या यूज करेंगे और कैसे काम में आएगा तो वही पाइथन में हमें सीखना है ना। तो जो भी फिर आगे का पार्ट होगा फिर वो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करते हैं।